हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के सुपर 25 क्वेश्चनों का टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट शुरू होने से पहले दो बातों पे चर्चा करूंगा जो आपके बार बार कॉल और एसएमएस आ रहे। एक पहला कॉमन क्वेश्चन है कि सर भर्तियां कब होगी। देखिए भर्तियां है वो नवंबर दिसंबर में होगी। ये नोटिफिकेशन पहले जब जारी किया था अग्निवीर में उसमें साफ साफ दिया गया था 2 बैच साल में 2 भर्तियां होगी। पहली जनवरी फरवरी मार्च में होगी, दूसरी जो है नवंबर दिसंबर में होगी। तो आप अपनी तैयारी कीजिए। दूसरा सवाल है एज को लेकर। काफी यूट्यूब पर काफी वीडियो बनी हुई है कि एज बढ़ा दी गई है या कितनी कर दी गई ऐसे कुछ करके। तो देखिए आप गुमराह न हो। एज जो है एनए नर्सिंग असिस्टेंट की एज जो है वो कितनी है 17.5 से लेकर 23 साल। सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट की एज है जो 27 है आर्मी में, इसकी एज में। और बाकी ट्रेड की अगर बात करूं, जीडी हो चाहे ट्रेडमैन हो, ट्रेडमैन 8वीं बेस या 10th बेस या टेक्निकल हो, सभी के लिए जो एज है वो कितनी है 17.5 से लेकर 21 वर्ष है। अभी तक कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, ना ही ऑफिशियल साइट पर क्या है कोई नोटिफिकेशन ना नहीं आया है। तो अपनी तैयारी करें, यूट्यूब पर भी क्या है गुमराह ना हो। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो आपको क्लास में या स्पेशल वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। चलिए आज के टेस्ट का आगाज करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे। यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा जो हारे थे वो किसके द्वारा हारे थे, किसने हराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली ने क्या है मराठों को हराया था और पानीपत का तीसरा युद्ध क्या है जीता था। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। पानीपत की कितनी लड़ाइयां लड़ी गई? 3 लड़ाई लड़ी गई थी। पहली जो है वो 1526 में लड़ी गई और दूसरी जो है वो 1556 में लड़ी गई और तीसरी जो है वो 1761 में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। अब देखिए यहां से युद्ध से यही पूछा जाता है किसको पराजित हुआ या कब हुआ, कौन हारा या कौन जीता। तो पहला युद्ध 1526 में हुआ, किन के मध्य हुआ था यह क्वेश्चन पूछा गया था। पानीपत के जो तीनों युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ऑनलाइन परीक्षा जो लगी थी पीछे उसमें पूछे गए। तो पहला युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। इसमें बाबर क्या हारे थे और इब्राहिम लोदी क्या हार गए थे और बाबर क्या है विजय हो गए थे। और विजय होने के बाद इन्होंने क्या है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, यह भी ध्यान रखें। दूसरा देखिए 1556 में किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो अकबर और हेमू या विक्रमादित्य या हेमचंद, ये ध्यान रखें के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू क्या हार गए थे और अकबर क्या है विजय हुए थे। नोट कर लेना, लिख देता हूं विजय। पहले युद्ध में कौन विजय हुए थे? तो बाबर हुए थे। दूसरे में कौन? अकबर। और तीसरा युद्ध जो है वो किन किन के मध्य हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या है जीते थे और मराठा हारे थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया। आज उन्हीं क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो ऑनलाइन परीक्षा लगी थी। 17 अप्रैल से जो परीक्षा स्टार्ट थी 24 अप्रैल तक चली थी, उसके मध्य जो क्वेश्चन पूछे गए 25 क्वेश्चन, उन्हीं को आज क्या हम टेस्ट लगाएंगे। देखिए भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और यह ध्यान रखें राष्ट्रपति जो है, अब बात करें राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो मुख्य न्यायाधीश कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है। लेकिन इसकी बात यह ध्यान रखें राष्ट्रपति जो है, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल जो अपना त्याग पत्र सौंपता है वो किसको सौंपता है? वो भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें प्रधानमंत्री को भी शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। और प्रधानमंत्री जो है अपना त्याग पत्र भी किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को ही सौंपता है। और राज्यपाल को पद और त्याग पत्र दोनों ही शक्तियां जो है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के साथ है। और राष्ट्रपति जो है पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा का जनक। भारतीय सिनेमा का जनक कौन थे? जनक कौन थे या जनक थे या किसे कहा जाता है? तो देखिए दादा साहेब फाल्के इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारत की पहली फिल्म, भारत की पहली फिल्म 1913 में, 1913 में भारत की पहली मूक फिल्म आई थी। कौन सी मूक फिल्म? पहली मूक फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरीश, राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म आई थी, वो किसने बनाई थी? तो वो दादा साहेब फाल्के ने ही बनाई थी। कब बनाई थी? 1913 में। 1913 के सन की एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान रखें, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 को दिया गया था। भारत के पहले व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता। कब दिया गया? 1913 में। और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो यह भी नोट कर लें, क्षेत्र भी पूछा गया था अभी, साहित्य में। किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य क्षेत्र में ने दिया गया था। अब देखिए उसके बाद 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की क्या है शुरुआत हुई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस दिया जाता है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म क्षेत्र में या सिनेमा, सिनेमा क्षेत्र में क्या है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। कब आई थी? तो 1913 में बनाई गई थी। किसने बनाई थी? तो दादा साहेब फाल्के ने क्या है बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां स्थित है? देखिए रेड क्रॉस जो है एक ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, तो इसका मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है मुख्यालय है। इस रेड क्रॉस मुख्यालय का जो मुख्य जो उद्देश्य जो है वो है मानवीय जीवन को बचाना और उसका सेहत का क्या है ख्याल करना, तो इसे रक्षा करना इसका क्या है मुख्यालय का क्या है मुख्य उद्देश्य है। तो ये इसका मुख्यालय कहां से? जिनेवा में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, रेड क्रॉस मुख्यालय जो है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो वो कब हुई थी? 1828 में। कब हुई थी? 1828 में हुई थी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाइजर नदी कहां बहती है? नाइजर नदी जो है वो कहां बहती है? तो नाइजर नदी जो है वो अफ्रीका में बहती है। तो अफ्रीका में कहां बहती है? तो पश्चिमी अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पश्चिमी अफ्रीका में बहती है नाइजर नदी जो है, नाइजर नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की क्या है तीसरी बड़ी नदी है। कौन सी है? तीसरी बड़ी नदी, तीसरी बड़ी नदी। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। कहां बहती है? अफ्रीका में बहती है। ध्यान रखिए, एक दूसरी जो बड़ी है वो कांगो नदी है। कौन सी है? कांगो नदी। और तीसरी कौन सी है? नाइजर, नाइजर नदी। तो विश्व की सबसे बड़ी कौन सी है? नील नदी है। कहां बहती है? अफ्रीका में बहती है। तो क्लियर है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेल की नदी किसे कहा जाता है? देखिए तेल की नदी जो है वो नाइजर नदी को कहा जाता है। तेल की नदी, तेल की नदी किसे कहा जाता है? नाइजर को कहा जाता है। नाइजर नदी जो डेल्टा का निर्माण करती है वो वहां जो क्षेत्र है वो क्या है? तेलीय क्षेत्र है, जिसके कारण इसको क्या है तेल की नदी कहा जाता है। क्लियर? कहां बहती है? पश्चिमी अफ्रीका में बहती है। और पश्चिमी अफ्रीका की जो है ये तीसरी बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी नील नदी है जो वो कहां बहती है? वो अफ्रीका में बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? देखिए गांधी जी जो है LLB की शिक्षा, वकील की जो शिक्षा जो है वो ग्रहण करके जो भारत लौटे थे, तो कब लौटे थे? तो वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को क्या है भारत लौटे थे। सर्वप्रथम किस स्थान पे लौटे थे? तो ये याद रखें, ये पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है, अपोलो, अपोलो बंदरगाह। अपोलो बंदरगाह कहां स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। उस समय इसको मुंबई कहा जाता था। तो अपोलो बंदरगाह पे सर्वप्रथम गांधी जी लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। अब बात करते हैं 9 जनवरी की। 9 जनवरी, 9 जनवरी को एक दिवस बनाया जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसकी याद में जो है एक 9 जनवरी को एक दिवस रखा गया था। तो उस दिवस को क्या कहा जाता है? प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस।
कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को बनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में बनाया जाता है? तो गांधी जी जो है इस दिन क्या है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर लौटे थे? तो वो अपोलो बंदरगाह मुंबई में लौटे थे। चलिए अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहां स्थित है? फूलों की घाटी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी कहां स्थित है? उत्तराखंड राज्य में, चामोली जिले में। अगर जिला दिया हो तो जिला भी ध्यान के नोट कर लेना। तो उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में क्या ये स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो परीक्षा लगी ऑनलाइन। और एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था साइलेंट वैली या शांत घाटी। देखिए साइलेंट वैली, शांत घाटी या मूक घाटी और लिख देता हूं मूक घाटी। देखिए साइलेंट वैली को ही हिंदी में क्या है शांत घाटी या मूक घाटी कहा जाता है। तो ये कहां स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? केरल राज्य में स्थित। दोनों क्वेश्चन जो है अभी पूछा गया था परीक्षा में। क्लियर है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद सदन है। देखिए भारतीय संसद सदन है, निम्न सदन है। यहां देखिए भारतीय संसद का निम्न सदन था, मिसटाइप हो गया था। निम्न सदन या निचला सदन जो है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? लोकसभा। कौन सा सदन है? लोकसभा। और राज्यसभा भी ध्यान रखें उच्च सदन या स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा जो है उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। और लोकसभा जो है वो कौन सा सदन है? अस्थायी सदन। इसे कभी भी क्या है भंग किया जा सकता है। तो इसको निम्न या निचला सदन बोला जाता है। और राज्यसभा को उच्च सदन या स्थायी सदन बोला जाता है, जिसको कभी भंग नहीं किया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी है? भाखड़ा नागल बांध। कौन सी है? भाखड़ा नागल बांध। सी ऑप्शन राइट होगा। तो बात करते हैं कहां स्थित है। सबसे पहले तो स्थान, तो भाखड़ा नागल परियोजना कहां स्थित है? यह पंजाब में स्थित है। कहां स्थित है? पंजाब में। किस नदी पर बनी है? तो ये सतलज नदी पे। किस नदी पर बनी है? सतलज नदी पे बनी है। सतलज नदी का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक? तो ये भी ध्यान रखिए किसकी सहायक नदी है? ये सिंधु की सहायक नदी है। किसकी? सिंधु की। सतलज जो है वो सहायक नदी है, जिसके ऊपर क्या है भाखड़ा नागल बांध। भारत की क्या है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी है? तो वो भाखड़ा नागल है। कहां स्थित है? पंजाब राज्य में। देखिए यह परियोजना जो है 3 राज्य की सम्मिलित परियोजना है, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की। क्लियर है? ये ध्यान रखें। अगला देखिए फिर सबसे प्रथम स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना, प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो दामोदर घाटी परियोजना है। कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना है। ये कहां स्थित है? स्थान भी लिख लें तो ये झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी पर बनी है? तो दामोदर नदी। क्लियर है? नदियां पूछी जाती है, स्थान पूछा जाता है, या कहां स्थित है या प्रथम कहां स्थित है नदी घाटी से, यह पूछा जाता है। तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर है। कहां स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। किस नदी पर बनी हुई है? तो ये दामोदर नदी पर क्या है बनाई गई है। अब ऑप्शन बी और देखिए एक बार थोड़ा सा। हरिकुंड बांध जो है, हरिकुंड परियोजना जो है वो कहां स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस नदी पर बनी है? तो नदी भी नोट कर लें। किस नदी पर बनी है? तो ये बनी है महानदी। किस नदी पर बनी है? महानदी पे। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल। कहां स्थित है? पंजाब और सतलज नदी पर क्या है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? देखिए सांची के स्तूप का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो इसका हो जाए सम्राट अशोक ने करवाया था। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप से देखिए
तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इसका निर्माण किसने करवाया। दूसरा पूछा जाता है स्थान, स्थान कहां स्थित है, किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से क्या है संबंधित है। तो ये तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कहां स्थित है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये ध्यान रखें। किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म, किससे, बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। और एक बात यह भी नोट कर लें, जो भारत की करेंसी है, भारत की करेंसी 200 रुपए का जो नोट है उस पर किसकी फोटो है, तो किसकी है, वो सांची के सपूत की है। किसकी फोटो लगी हुई है, सांची के सपूत की लगी हुई है। सांची का सपूत जो है इसका निर्माण किसने करवाया, सम्राट अशोक ने करवाया था। कलिंग युद्ध के बाद जब जिस समय इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया था उस समय इसका निर्माण करवाया था। कहां स्थित है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह स्थित है। और यह भी ध्यान रखें 200 रुपए के नोट पर जो करेंसी जो है भारत की उस पर फोटो लगी है, जो किसकी लगी है, तो सांची के स्तूप की क्या है, फोटो लगाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कालबेलिया लोकगीत का संबंध किस राज्य से। देखिए कालबेलिया लोक नृत्य जो है, सॉरी लोकगीत जो है, कालबेलिया लोकगीत जो है वो किस राज्य का प्रमुख है गीत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का। किसका है, राजस्थान का है लोकप्रिय गीत है। अब देखिए पंजाब का भी नोट कर लेना। पंजाब का छल्ला कौन सा गीत है, लोकप्रिय गीत जो है पंजाब का कौन सा है, छल्ला है। और महाराष्ट्र का कौन सा है, तो लावणी। ये भी काफी बार ये लावणी पूछा गया था। अब जो परीक्षा लगी थी उसमें ये पूछा गया था महाराष्ट्र का लोकगीत कौन सा है, तो लावणी है। और पंजाब का पूछा जाए तो कौन सा है, छल्ला। और कालबेलिया जो लोकगीत जो है वो किस राज्य का है, तो ये राजस्थान राज्य का है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ। देखिए हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौसों का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया, चौसों का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो 1539 में लड़ा गया। कब लड़ा गया था, 1539 में लड़ा गया। स्थान भी याद रखिए कहां लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था बिहार राज्य में। कहां लड़ा गया था, बिहार राज्य में लड़ा गया था। 1539 में लड़ा गया था। अब बात करते हैं विजय, विजय भी पूछा जाता है। तो 400 के युद्ध में कौन विजय हुआ था, तो शेरशाह सूरी। कौन विजय हुआ था, शेरशाह सूरी। ये मात्रा करना है, कौन विजय हुआ था, शेरशाह सूरी। इसमें क्या है, विजय हुए थे। और शेरशाह सूरी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रांड ट्रैंक जीटी रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने। यानी ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण भी क्या है भारत में शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह भी ध्यान रखें। क्लियर है यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए गांधी जी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे में यह भी ध्यान रखें पूछा जाता है जिसमें कांग्रेस पार्टी से क्या इन्होंने नेतृत्व किया था। तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो एक ही सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन में पूछा गया महिला, गांधी जी के साथ किस महिला ने भाग लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने लिया था। और एनी बेसेंट के साथ साथ ये भी नोट करें सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, इन दोनों ने क्या है भाग लिया था। दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको एनी बेसेंट ना दिया और सरोजिनी नायडू दे दिया। तो ध्यान रखिए दोनों महिलाओं ने क्या है इसमें भाग लिया था। और पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, यह भी नोट कर लें। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुए थे, लंदन में। यह ध्यान रखें पूछा गया था ये क्वेश्चन भी, कहां आयोजित हुए थे, लंदन में। पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। इतना क्लियर हो गया। यहां से फिर एक कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में क्या है भाग लिया था। तीसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना वाला व्यक्ति कौन था, तो वो भीमराव अंबेडकर, भीम अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने क्या है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। और गांधी जी के साथ किस महिला ने, भारतीय महिला ने भाग लिया था, तो एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने क्या इसमें भाग लिया था इनके साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14,
विश्व एड्स दिवस नहीं है, विश्व स्वच्छ दिवस है। स्वच्छ, विश्व स्वच्छ दिवस कब मनाया जाता है? देखिए स्वास्थ्य दिवस नहीं है, स्वच्छ दिवस जो है वो पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 15 मई को क्या है बनाया जाता है। और स्वास्थ्य दिवस भी नोट कर लें, स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल को बनाया जाता है। स्वच्छ दिवस जो है वो कब बनाया जाता है? वो 14, इसका सही आंसर 15 मई नहीं होगा, सॉरी 5 मई होगा, इसका मिसटाइप हो गया था। कब होगा? 5 मई को क्या है बनाया जाता है। 5 मई कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन, नई संसद भवन में लोकसभा, नई संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें स्थापित की गई है लोकसभा में? जो अब नई संसद का जो है क्या है उद्घाटन हुआ है उसमें, तो उसमें नई संसद कितनी है? तो 888 है। कितनी है? 888 जो है लोकसभा की सीटें हैं। ये भी मिस टाइप हो गया था। इसके साथ साथ राज्यसभा, राज्यसभा की भी नोट कर ले, कितनी है? 384 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 384 सीटें हैं। लोकसभा की पूछी जाए तो कितनी है? 888 सीटें। अब बात करते हैं नई संसद। नई संसद जो है उसका उद्घाटन कब हुआ? क्योंकि करंट अफेयर भी काफी पूछे गए थे, और अधिक करंट अफेयर पाने के लिए हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वहां पे सुबह क्या है करंट अफेयर डाला जाता है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। तो आर्मी स्टडी पॉइंट नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करना, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का क्या है लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। तो संसद का उद्घाटन देखिए, उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन करता कौन थे? कर्ता की अगर बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने इसका क्या है, नरेंद्र मोदी ने क्या इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? 28 मई 2023 को किया था। तो क्लियर है, राज्यसभा की सीटें होगी, लोकसभा की होगी। अब बात रहती है कि संसद का उद्घाटन उस समय नई भारत की करेंसी को लॉन्च किया गया था, तो कितने रुपए? तो ये ध्यान रखें 75 रुपए के सिक्का, 75 रुपए के सिक्के को क्या है जारी किया गया था। 75 रुपए सिक्के को जारी किया है, कब किया गया था? तो नई संसद का उद्घाटन था, उस समय इसको क्या है लॉन्च किया गया था। तो क्लियर है। आकार पूछा जाए तो इसका त्रिकोणीय आकार है। कबार आकार भी नोट कर लें, आकार, आकार पूछा जाए तो कौन सा है? त्रिकोणीय। संसद का आकार कैसा है नई संसद का? तो त्रिकोणीय आकार है। कितनी कौन सी करेंसी लॉन्च की गई थी? तो 75 रुपए सिक्के को क्या है लॉन्च किया था। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला साइंस के क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू किसकी वजह से फैलता है? स्वाइन फ्लू रोग जो है वो किसके द्वारा फैलता है? या स्वाइन फ्लू रोग है तो ये विषाणु जनित रोग है। किस जनित? विषाणु जनित या वायरस, वायरस से यह फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पाचन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाचन का पूर्ण कहां होता है, पूर्ण पाचन कहां होता है, और पाचन की प्रक्रिया जो प्रारंभ कहां से होती है या शुरू कहां से होती है? तो मुंह से शुरू होती है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। और इसके साथ साथ यह ध्यान रखें पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। कहां होता है? छोटी आंत में। आंत से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब बात करते हैं बड़ी आंत की। देखिए बड़ी आंत का भी क्वेश्चन नोट कर लें। बड़ी आंत का क्या कार्य होता है? तो इसका पानी, पानी या लवण, पानी या लवण का क्या है? अवशोषण करना। पानी या लवण या जल या लवण का अवशोषण कौन सी आंत करती है? तो वो बड़ी आंत करती है। भोजन का पूर्ण पाचन कौन सी आंत करती है? तो वो छोटी आंत करती है। कौन सी आंत करती है? छोटी आंत करती है। अब इनकी लंबाई भी ध्यान रखना, लंबाई भी पूछी जाती है। बड़ी आंत, बड़ी आंत नाम बड़ा और लंबाई छोटी, तो इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। कितनी है? और छोटी आंत की लंबाई भी पूछी गई है, तो ये भी ध्यान रखें छोटी आंत की लंबाई कितनी है? तो यह है 6 से 7 मीटर। ज्यादातर इसका यही पूछा जाता है, पानी का अवशोषण कौन सी आंत करती है? तो वो कौन सी करती है? बड़ी आंत करती है। छोटी आंत भोजन का पूर्ण पाचन करती है। भोजन का
प्रारंभ कहां से होता है? भोजन का पाचन प्रक्रिया जो प्रारंभ जो कहां से होती है? तो वो मुंह से होती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? प्रचुर विटामिन जो है आंवले में कौन सा पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में क्या है? पाया जाता है। अब बात करें है विटामिन ए की। देखिए ए भी नोट कर लें। विटामिन ए, विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में कौन से किस में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। काफी बार पूछा गया कि गाजर में कौन सा प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है? तो ए पाया जाता है। और बी जो है ये हरी सब्जियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हरी सब्जी में। किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। किसमें? हरी सब्जियों में पाया जाता है। और विटामिन डी जो है वो हमें किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से हमें प्राप्त होता है। सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? मात्रा पाई जाती है तो ये आंवले में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में पाया जाता है? देखिए पारा, ये भी मिस टाइप हो गया था। आज काफी क्वेश्चन मिस टाइप हो गए थे, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। पारा किस अवस्था में पाया जाता है? पारा जो है वो किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए साधारण तापमान पर भी क्या है? तारा क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और पारा जो है ये एक द्रवित धातु है। क्या है? द्रवित धातु। कल भी हमने क्लास में चर्चा की थी। तो द्रवित धातु कौन सी है? तो वो पारा है। और पारा किस में डाला जाता है? किस में भरा जाता है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस में भरा जाता है? ये थर्मामीटर में। थर्मामीटर में भरा जाता है। और थर्मामीटर क्या मापता है? तो ये तापमान मापता है। तापमान मापने के काम में आता है। और इससे कौन सा ताप मापा जाता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इससे निम्न ताप, निम्न ताप। देखिए कई बार पूछा जाता है उच्च ताप, उच्च ताप। तो उच्च ताप किस यंत्र से मापा जाता है? तो पाइरोमीटर, पाइरोमीटर द्वारा। दोनों से ही तापमान मापा जाता है, लेकिन इससे मापा जाता है थर्मामीटर से कौन सा? निम्न ताप, नीचे स्तर का तापमान। और उच्च तापमान जो है वो पाइरोमीटर द्वारा मापा जाता है। थर्मामीटर में क्या भरा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पारा भरा जाता है। कौन सा भरा जाता है? पारा भरा जाता है। और पारा एकमात्र द्रवित धातु है। और यह भी ध्यान रखें, द्रवित अवस्था में पाई जाने वाली अ धातु कौन सी है? तो ब्रोमीन है। अ धातु, अ धातु कौन सी है? तो ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। स्थिज ऊर्जा का सूत्र है। एक स्थिज ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है। तो स्थिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा mgh। mgh जो है वो क्या है? स्थिज ऊर्जा का सूत्र है। एक गतिज ऊर्जा भी नोट कर लें। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का कौन सा सूत्र है? तो यह 1/2 mv स्क्वायर। ये कौन से किसका सूत्र है? गतिज ऊर्जा का। और स्थिज ऊर्जा, दोनों सूत्र क्या है? पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, O2 का आणविक द्रव्यमान। O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 इकाई। कितनी? सॉरी 32 इकाई। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा की जो है व्यवसायिक इकाई कौन सी है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किलोवाट घंटा क्या है? व्यवसायिक ऊर्जा ही है। व्यवसायिक क्या है? इकाई। अगर पूछा जाए किलोवाट घंटा किसकी व्यवसायिक इकाई है? तो किसकी है? ऊर्जा की है। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का होता है। यह भी ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से उत्कृष्ट गैस नहीं है। देखिए उत्कृष्ट गैस या इनको बोला जाता है अकीरिया। अकीरिया, उत्कृष्ट या अकीरिया गैस नहीं है। नियोन जो है वो उत्कृष्ट गैस है। क्रिप्टोन जो है वो भी उत्कृष्ट गैस है। और जेनोन जो है ये भी क्या है? उत्कृष्ट गैस है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है? उत्कृष्ट और अकीरिया गैस नहीं है। यही पूछा जाता है निम्न में से कौन सी अकीरिया गैस है? उत्कृष्ट गैस है। और इसके साथ साथ ये भी नोट कर लें, हीलियम, हीलियम और रेडोन, रेडोन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हीलियम और रेडोन दोनों ही ये भी क्या है? उत्कृष्ट यानी अकीरिया गैस है। रेडोन से तो ये पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये अकीरिया और उत्कृष्ट गैस है। दूसरा पूछा जाता है
कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो यह ध्यान रखें, रेडोन गैस जो है वायुमंडल नहीं पाई जाती। रेडोन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, यह ध्यान रखें। एकमात्र ऐसी एक क्रिया और उत्कृष्ट गैस है रेडोन जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो ये कहां पाई जाती है? तो ये मिट्टी या चट्टान, मिट्टी या चट्टानों में क्या है ये पाई जाती। क्लियर है? रेडोन गैस कहां पाई जाती है? मिट्टी या चट्टानों में पाई जाती है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती। और ये क्या है? रेडोन गैस जो है ये उत्कृष्ट या अक्रिय गैस है। क्लियर है? तो कौन कौन सी उत्कृष्ट अक्रिय गैस है? नियोन, क्रिप्टोन, जेनोन, हीलियम, रेडोन, ये सभी क्या है? उत्कृष्ट गैसें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन। संवेग एक राशि है। संवेग जो है वो किस तरीके की क्या है? एक राशि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदिश राशि है। कौन सी है? संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। अन्य भी याद रखें, वेग भी एक सदिश राशि है। वेग भी क्या है? एक सदिश राशि है। त्वरण भी एक सदिश राशि है। कौन सी है? ये पूछी जाती है वेग कौन सी राशि है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करते हैं, सेम नाम है। तो मैं कुछ अदिश राशियां भी लिखता हूं। तापमान, तापमान, समय, आयतन, तापमान, समय, आयतन, ये क्या है? यह भी एक क्या है? अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां कौन सी है? तो संवेग, वेग, त्वरण, ये सभी क्या है? सदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25। ध्वनि सबसे तेज गति में प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित जो होती है। देखिए दो इसी क्वेश्चन को सेम दो तरीके से पूछा जाता है। एक में इस तरीके से ऑप्शन डाले जाते हैं, एक में डाले जाते हैं लोहा, सोना, चांदी, स्टील। देखिए ध्वनि जो है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। और प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो विपरीत क्वेश्चन है, जहां प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है वहां ध्वनि की चाल क्या अधिकतम होती है। जहां ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वहां प्रकाश की न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की, ध्वनि की सर्वाधिक तेज जो गति जो है, चाल जो है वो किसमें? ठोस में होती है। अगर ठोस में इस तरीके से ऑप्शन आते हैं तो ठोस में अगर चुनना हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील में होती है। किस में होती है? स्टील में होती है। न्यूनतम चाल जो है ध्वनि की किस में होती है? तो वो निर्वात में होती है। ये भी नोट कर लें, निर्वात में ध्वनि की चाल क्या है? न्यूनतम होती है, यानी सबसे कम होती है। और इसमें प्रकाश की क्या है? सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। ध्वनि की यहां क्या होती है? अधिकतम या न्यूनतम या कम होती है। तो क्लियर? यहां तक एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, वायु में ध्वनि की चाल। यह काफी बार पूछा जाता है, वायु में ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आज के सेक्शन 25 क्वेश्चनों का हमने टेस्ट लगाया है। तो अंत में कमेंट करें, और जितने आपने क्वेश्चन गलत किए उसको भी क्या है? कमेंट में करें। धीरे 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 हम लेवल को लेके चलेंगे। नवंबर दिसंबर में परीक्षा होगी, तब तक क्या हम पूर्ण सिलेबस जीके और जीएस और मैथ का क्या है पूर्ण सिलेबस जो है सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। तो आप बने रहिए। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।